हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए मैं आज लेकर के आया हूँ 15वां पार्ट है। ये आपके जो हमें यूपी ट्रिपल एससी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सेक्शन स्टार्ट किया था उसका ये 15वां हिस्सा है। आज के जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और एक बार नहीं कम से कम 10-10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए आप पेन कापी लेकर के बैठ जाइए। साथ में मैं उसके एक्सप्लेनेशन में ढेर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप आसानी से उस क्वेश्चंस के अलावा उससे संबंधित और भी चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान से एक एक बाय लाइन क्वेश्चंस देखिएगा, विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां दो चीज जानना है। एक्चुअली अभिधम्म क्या है, अभिधम्म का संबंध किससे है। तो ध्यान सुनिएगा, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं का जो संग्रह किया गया वह 3 अलग अलग पिटकों में किया गया, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। उसी में जो तीसरा पिटक था वह अभिधम्म पिटक है। और अभिधम्म पिटक को जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उसके अंतर्गत शामिल किया गया था। और यदि बात करें उसकी अध्यक्षता तीसरी किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने किया था। यदि आपको केवल इतना पता है कि अभिधम्म को कब शामिल किया गया पिटकों में, अभिधम्म पिटक को कब शामिल किया गया, तो तीसरे बौद्ध संगति में किया गया। तीसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र तिस ने की। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि उसमें कथा वस्तु के बारे में लिखने का काम भी किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने किया था। अब चलिए मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आ गया। एक क्वेश्चन ये आ गया कि सर मैंने एक वर्ड बोला कि बौद्ध संगति, तो चलिए थोड़ा सा बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। कुशीनगर कुशीनारा वर्तमान में यदि हम बात करें तो कुशीनगर है जो यूपी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहां पर पहले मल्ल समाज का मतलब मल्ल सम्राट रहते थे, मल्लों का वहां शासन था। और जो मल्ल का शासन था उसी समय हमारे वहां पे जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे वो गए थे, जहां पे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यदि हम बात करें कि बौद्ध संगति का, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उस साल मतलब 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई। अर्थात 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई कहां पे, राजगृह में। कहां हुआ, राजगृह में हुआ। राजगृह के पास एक सप्तपर्णी गुफा है, राजगृह वर्तमान में बिहार में है। वहां पर 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। यदि बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। यदि बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति के समय शासन किसका था, तो उस समय शासक था हर्यक वंश, अर्थात मगध साम्राज्य में शासन था, हर्यक वंश का शासन था। और उस समय उसका शासक था अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु था, जो अपने पिता बिंबसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रथम बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उसका संकलन किया गया और 2 पिटकों का निर्माण किया गया। 2 पिटक कौन कौन से बने, विनय पिटक और सूत पिटक। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे बौद्ध संगति की। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व, अर्थात पहले बौद्ध संगति से 100 वर्षों बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुआ, जो आपका हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष थे सबा कामी। सबा कामी को सबा कमीर के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें तो उस समय शासन था आपका शासन था, यदि हम बात करें मगध साम्राज्य में, तो शिशुनाग वंश था। कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश था। और उस समय उसका शासक था कालाशोक। चूंकि इसमें थोड़ा सा जो हुआ, इसका उद्देश्य क्या था द्वितीय बौद्ध संगति का, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था। चलिए बात करते हैं आगे। सेकंड हमारा थर्ड, यदि हम बात करें तृतीय बौद्ध संगति की, तो तीसरी बौद्ध संगति आपकी
251 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना है। प्रारंभ में इसे कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। यदि बात करें तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, जिसमें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि जो दो पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक था, उसमें एक नया पिटक ऐड किया गया, उसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के बाद ऐड करने के बाद इसे नाम दिया गया त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक क्या है? यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। अब बात करते हैं आगे चतुर्थ बौद्ध संगति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगति होती है आपकी प्रथम शताब्दी में। यदि वर्ष की बात करें तो पहली शताब्दी, वर्ष यदि बात करें तो 102 ईस्वी में हुआ। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासनकाल की बात करें तो शासनकाल में कनिष्क शासक थे जो कुषाण वंश के थे, और यह हुआ कहां था? कश्मीर कुंडलवन। कुंडलवन को बसाने का काम किया था अशोक महान जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा कुषाण वंश आ गया। तो कुषाण वंश के लिए एक फेमस है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का प्रचलित करने का काम हमारे कुषाणों ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार एग्जाम में पूछा है कि बौद्ध धर्म कब दो संप्रदायों में बट गया था? तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में टूट गया, हीनयान और महायान। अब बात करते हैं जो आज का क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में देख लें। तो मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? सूरा शब्द एक बार, कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि वैदिक साहित्य में जो सूरा शब्द का प्रयोग किया गया उसका संबंध किससे है, उस सूरा को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, सूरा का मतलब गाय होता है। क्या होता है? गाय। मतलब आपके जो वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे, यज्ञ था सौत्रमणि। क्या नाम था? सौत्रमणि। सौत्रमणि जो यज्ञ था उसमें सूरा का प्रयोग किया गया है। चलिए बात करते हैं आगे। वैदिक काल में सौत्रमणि यज्ञ में सूरा प्रयोग किया जाता है। बात करते अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ध्यान से समझना मेरी बात। हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश, या बोले गुलाम वंश को, या बोले दास वंश, या बोले इलबारी वंश, या बोले मामलूक वंश, या बोले प्रारंभिक तुर्क वंश, इतने नामों से गुलाम वंश को जाना जाता है। उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है और उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और उसी की एक इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो प्रथम मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पर बैठी थी। अब तीन चीजें यहां से क्लियर हो गया। गुलाम वंश के अलग अलग नाम क्या हैं? गुलाम वंश, मामलूक वंश, इलबारी वंश, प्रारंभिक तुर्क वंश, दास वंश। याद रहेगा। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि हम बात करें उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। प्रथम यदि पूछ दिया कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि मोहम्मद गोरी की हम बात करें तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण थे वो दो थे, 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी। 1191 ईस्वी में जो उसने आक्रमण किया था वह था आपका तराइन का। तराइन पे आक्रमण किया था। तराइन का यदि क्षेत्र की बात करें तो तराइन एक्चुअली है आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा राजस्थान का जो क्षेत्र फैला हुआ है, वह क्षेत्र में यदि सिंपली वे में कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इटावा उटावा का जो क्षेत्र आता है उस साइड में आपका ये एरिया आता है। वहां पे इसने आक्रमण किया था 1191 में, जिस समय उसका सामना हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। और 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और हमारे मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट समझिएगा कि यदि क्वेश्चन ये पूछा यहां पर कि पहली बार आक्रमण कब किया था, तो आंसर होगा 1175 ईस्वी में। पहली बार आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। जो उसने 1175 में आक्रमण किया,
एक्चुअली आक्रमण कहां किया? मुल्तान पर, जो सिंध प्रांत का था। नाम सुना होगा, वर्तमान में कहां? पाकिस्तान में। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। याद रखिएगा, उस समय वहां शासक किसका था? जो करमाथ जाति के मुस्लिम थे उनका वहां पर शासन था। मोहम्मद गोरी के गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया और पहला वंश गुलाम वंश की स्थापना किया था। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भैया दिमाग में बैठा लेना कि 1896 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। और राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। यदि बात करें तो इसे राष्ट्रीय गीत कब बनाया गया, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और राष्ट्रगान के बारे में, इन दोनों के बारे में आज मैं चीजें क्लियर कर देता हूं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक की जय हे। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उनकी एक पुस्तक, एक उनका उपन्यास है आनंद मठ। उसी आनंद मठ का थोड़ा सा हिस्सा है आपका राष्ट्रगीत वंदे मातरम। और राष्ट्रगान के रचयिता आपके कौन है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। राष्ट्रगान को सबसे पहली बार गाया गया था सन 1911 ईस्वी में। और 1911 में कब गाया गया था? जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आए थे। दोनों जब भारत आए तो दिल्ली दरबार लगा था, जो 1911 ईस्वी में लगा था। और पहली बार उनके स्वागत में आपके राष्ट्रगान को गाया गया था। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात करें राष्ट्रगीत कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम कब बना, ये क्वेश्चन भी आता है। और इसके साथ एक और चीज क्लियर हो जाएगी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को जो इंडियन नेशनल संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो उसी बैठक में राष्ट्रीय प्रतीकों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन अधिनायक की जय को शामिल किया गया था। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। दिमाग में बैठा लेना भैया कि 1937 तक यह राष्ट्रीय गान रहा था। उसके बाद राष्ट्रीय गान क्या बन गया? जनगण मन अधिनायक की जय हे। बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? भैया भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता का मतलब समझते हो? समझना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि भारतीय प्रेस जो है उसको इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता देना। और भारतीय संविधान में आप लोगों को पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कहा गया है कि भारत के लोकतांत्रिक देश में इसमें प्रेस को थर्ड पिलर माना गया है। भारतीय संविधान का मतलब भारत का थर्ड पिलर किसने माना है? हमारे भारतीय संविधान ने माना है। इसलिए भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 19(1)(a) अर्थात तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, उस स्वतंत्रता के अधिकार में जो 19 से लेकर के कहां तक है? 22 तक है। उसमें आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी बताया गया, उसको स्वतंत्रता है। किसको भैया? प्रेस को। और इसी प्रेस के स्वतंत्रता का काम किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वो थे सर चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे? सर चार्ल्स मेटकॉफ। यदि एक्सप्लेनेशन देख लें तो सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता? समुद्री व्यापार की बात करें तो भैया समुद्री व्यापार शुरू किसने किया था? सिंपली वे में बात करें तो समुद्री व्यापार को शुरू किया था हमारे ब्रिटिशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने। और सबसे पहले आपको पहले मैंने बता चुका हूं, मेरा एक लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, करीब 1 घंटे की लाइव वीडियो पड़ी हुई है। मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया है, विद एक्सप्लेनेशन बताया है कि सबसे पहले वास्को डी गामा 20 मई 1398 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 20 मई 1498 ईस्वी में कहाँ पहुँचता है?
जो आपका कप कबाडू कालीकट बंदरगाह का नाम, कालीकट बंदरगाह के पास एक जगह है कप कबाडू, जहां पहुंचता है, जहां का राजा जमोरियन है। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। जो वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली था। तो जो कारताज व्यवस्था थी, इसको शुरुआत भी किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो दिमाग में बैठा लेना, कई बार आया है तो गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं आगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बड़े अच्छे आदमी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन क्या है? पहला, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे, 110% सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है भैया। लॉर्ड रिपन का तो नाम सुना होगा, उसी के नाम पर रिपन कॉलेज की स्थापना किया गया था कलकत्ता में। अगला है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है भैया। अगला कह रहा है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस ब्रह्मो समाज में शामिल तो थे, लेकिन आपके उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संबंध ब्रह्मो समाज से नहीं है, तो इस ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन क्या है? गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानिएगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ और वह कांड बहुत फेमस था। अब मैं यहाँ 2-3 चीजें क्लियर करूंगा। एक्चुअली वह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके पीछे राज क्या था? एक्चुअली क्या कंडीशन आई कि बैसाखी के दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग जो अमृतसर में, वहां पे गोलियां चलवा दी, हजारों लोग मर गए। आखिर ऐसी कंडीशन क्यों आई? तो अंग्रेजों ने उस समय एक कानून लाया। कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को अंधा कानून भी कहा गया। बहुत से इतिहासकारों ने उससे अंधा कानून कहा है। एक्चुअली रोलेक्ट एक्ट था क्या? रोलेक्ट एक्ट ऐसा था कि जैसे देखिए, जो उस समय ना क्रांति बढ़ रही थी, क्रांतिकारी बहुत आ रहे थे, तो उनको बिना कोई कारण बताए उन्हें गिरफ्तारी का आदेश दे दिया रोलेक्ट एक्ट के तहत ब्रिटिशों ने। तो भैया ये तो गलत है ना भैया। किसी को गिरफ्तार यदि करते हो तो उसका रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। नोटिस तो दो भैया, बताओ तो कि आपने गलती क्या की है। बिना गलती के तुम गिरफ्तार कर लो, जिसको चाहो उसको गिरफ्तार कर लो, ये तो गलत था। इसी के विरोध में और चूंकि बैसाखी पर्व मनाने के लिए शांति मार्च निकाला गया। मार्च नहीं निकाला गया, लोग इकट्ठा हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जनरल डायर को यह समझ नहीं आया, उसको दिमाग घूम गया। क्या हुआ? उसने वहां पर गोलियां चलवा दी। निहत्थे लोग वहां पे मारे गए, हजारों लोग मारे गए। और इससे दुखी होकर के हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, उसको वापस कर दिया था। चलिए बात करते हैं आगे। इसके अलावा उस समय कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इसके बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो याद रखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिवेशन भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके मजूमदार जी जो थे अध्यक्ष थे, आईएनसी के इसके अध्यक्ष थे मजूमदार जी। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की बात कही गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस करीब आया, मतलब समझौता हुआ। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? याद रखिएगा, अध्यक्ष थे अंबिका प्रसाद मजूमदार। और पहली दफा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज और आ जाता है कि पहली दफा मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की बात कही गई। और इसके अलावा एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा सन 1906 ईस्वी में हमारा कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता आपको पता ही होगा लाल बाल पाल। लाल मतलब
लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन दोनों, ये जो गरम दल और नरम दल, गरम दल को आपका उग्रवादी दल भी कहा जाता है। तो कई बार इन दोनों को क्या किया गया, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक दूसरे पे क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अभी दोनों मान गए, दोनों में समझौता हो गया, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों, गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया तथा अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सिंपली जान लो भैया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त कौन करता है? भैया नियुक्ति तो करने का काम हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए जो कानून होगा वह कानून बनता भैया, कौनो कानून भारत में बनता कहाँ है? संसद में। संसद में कौन सी सदन बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा बनाती है। तो यदि उनको हटाने का, उनके संख्या के बदलाव की यदि बात होगी तो यह कौन करेगा? संसद करेगी, कानून बनाकर करेगी। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में, जब प्रारंभ सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी उस समय जजों की संख्या 7 थी। यह संख्या सन 1956 में बढ़कर के 10 हो गई, 1960 में बढ़कर 13 हो गई, 1977 में यह बढ़कर 17 हो गई और 1985 में यह बढ़कर 25 हो गई। 25 के बाद इसकी संख्या फिर बढ़ी और ये 31 हो गई। 31 के बाद 2019 के में फिर इसमें परिवर्तन किया गया, 3 और जजों को जोड़ा गया और कुल टोटल जजों की संख्या इस समय वर्तमान में 34 है। 34 में एक सीजेआई है। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक सीजेआई और 33 अन्य हमारे न्यायाधीश शामिल हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना चाहिए? तो योग्यता में शामिल है भैया। सुप्रीम कोर्ट के यदि मुख्य न्यायाधीश बनना है, सीजेआई बनना है, तो इसके लिए उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक आप 10 वर्षों तक आप न्यायिक कार्य किए हों। यही एक्सप्लेनेशन में भी है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। आज के क्वेश्चंस, आज मैं इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और सभी के सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कम से कम 8 से 10 बार आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से शालीनता से पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज बीच में बताई गई उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है।